अब जनरल मैनेजमेंट जो इन सब की होती है, जो आप ये टेबल ड्रॉ कर सकते हैं डेविडसन का किसी भी डिज़ीज़ में, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में, वो मैं आपको बता देती हूँ। इससे पहले जो अभी हमने डिस्कस किया ना डिस्मॉर्फिक, उसके पिक्चर दिखा देती हूँ। इस तरह से अपने आप को शीशे में देखती रहती हैं, फेशियल फ्लॉस निकालती रहती हैं, रोती रहती हैं, ये मैं हूँ, हालांकि वो वैसी नहीं होती, गुस्सा आता रहता है उनको। सबसे पहले तो उसकी पूरी पेशेंट की जो है हम सिंपैथेटिक हिस्ट्री लेंगे, बहुत आराम से उनकी बातें सुनेंगे, जो भी वो कंप्लेंट्स कर रहे हैं सिंपैथेटिकली जो है सुनेंगे, गुस्से से नहीं सुनेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि कोई डिज़ीज़ अगर हमें लग रही है तो हम उसको एक्सक्लूड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर अगर हमें कोई डिज़ीज़ नहीं मिली तो फिर हम क्या करेंगे, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस करवाने से जो है वो, या अननेसेसरी रेफरल टू एनी स्पेशलिस्ट जो है वो करवाने से जो है वो उसको जो है अवॉइड करेंगे, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो कॉस्ट, मतलब कॉस्टली होती है ना इतनी इन्वेस्टिगेशंस करवाना। और फिर इस तरह से फिर कहते हैं कि सीक स्पेसिफिक ट्रीटेबल, अगर आपको लग रही है कि कोई ट्रीटेबल बीमारी लग रही है, लाइक यू कैन से, मतलब आप सोच सकते हैं कि उसको कोई एनजाइटी डिप्रेशन टाइप है, तो उसको आप ढूंढ के उसको थोड़ा सा ट्रीट कर लें, लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स और इस तरह से। और फिर आप उसके साथ, पेशेंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप, कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बनाएं, और उसके बाद आप उसको पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन दें ऑफ द सिम्टम्स, कि ये आपके सिम्टम्स हैं। और उसको ये नहीं आपने कहना, ये कभी भी नहीं कहना सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के पेशेंट को कि आप बीमार हैं और हम नहीं मानते आपको कोई डिज़ीज़ है, ठीक है, क्योंकि वो फिर ज़्यादा एंजाइटी में चले जाएंगे और डिप्रेशन में, क्योंकि उनका बिलीफ यही है कि हम बीमार हैं, ठीक है। यू हैव टू एक्चुअली उनको, ठीक है हाँ वाकई आपको है, ठीक है। इस तरह से जो है हम उसको पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन करेंगे उनके सिम्टम्स की, जो भी आ रही हैं कि ये सिम्टम है और ये ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ, और इंकरेज रिटर्न ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग, कि हाँ आप ठीक हो जाएंगे, ये दवाई खा लें आप ठीक हो जाएंगे, इस तरह से करके आप थोड़े से एडवाइस देंगे। दिस इज़ एक्चुअली हाउ यू डील विद दी साइकेट्रिक पेशेंट्स, बट ऑब्वियसली इन द मेडिकल ट्रीटमेंट यू विल राइट द एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स एंड एक्सेट्रा। और अब रीअश्योरेंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम पेशेंट को रीअश्योर करते रहेंगे। हम पेशेंट से सबसे पहले पूछेंगे कि आप सबसे ज़्यादा आपको कौन सी चीज़ तंग करती है, ठीक है। तो उसके बाद आप जो है उसकी उसको ये नहीं कहेंगे आपको डिज़ीज़ नहीं है, आप कहेंगे कि हाँ हो सकती है लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। हम ये दवाई वगैरह से ना आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर वो बार बार इसरार करता जाता है, नहीं मुझे है, मुझे है, मुझे चेक करो, मुझे कैंसर ही है, मैं मर जाऊंगा, ये वो, तो फिर आप हाइपोकॉन्ड्रियल डिजीज़ जो है वो सोचेंगे। एक्सप्लेन क्या करना है आपने कि आपको अगर ये डिज़ीज़ है, ठीक है। वैसे तो हम सोचते हैं कि आपको डिज़ीज़ नहीं होगा, रीअश्योर है कि लेस प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये बीमारी होगी, ठीक है। लेकिन अगर होती है तो ये रिवर्सिबल है, ये ठीक हो जाएगी, दवाई से ठीक हो जाएगी। एक्सप्लेन करें पेशेंट को, ये आपने जो है ये नहीं कहना कि इस तरह से ना। और अगर कोई आपको लग रहा है कि साइकोलॉजिकल डिज़ीज़ है और साथ में फिज़िकल भी है, लाइक यू नो दैट आईबीएस में जो है आपको पता है ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन होता है, स्ट्रेस इज़ द मेन रीज़न, एंड यू हैव टू एक्चुअली जो है उसके लिए आप फिर उसकी ट्रीट करोगे। एडवाइस वही है जो कि पेशेंट को एडवाइस करेंगे हम, इन कम्युनिटी बिहेवियर थेरेपी करेंगे, उसकी सोशल प्रॉब्लम्स जो है उनको देखेंगे कि कहीं उसको कोई बंदा रिलेटिव्स में तंग तो नहीं कर रहा और वो तो नहीं कह रहे तुम वाकई बीमार हो, वाकई बीमार हो, ताकि उसकी ओर बढ़े ना। इस तरह से डिप्रेशन, साइकोथेरेपी और फिजियोथेरेपी और इस तरह की चीज़ें। तो रीअश्योरेंस हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, एडवाइस हो गई। ड्रग ट्रीटमेंट में एंटी डिप्रेसेंट्स आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में वी हैव द सीबीटी, और इसके अलावा रिहैबिलिटेशन है, जिसमें अगर क्रॉनिक डिसेबिलिटी है तो फॉर एग्जांपल डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, क्रॉनिकली चलती हैं, तो उसमें हम जो है वो फिज़िकल रिहैबिलिटेशन करते हैं, जिसमें कन्वर्जन डिसऑर्डर में मल्टीपल, वो कहता है कि मुझे ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। और उसके बाद जो है शेयर्ड केयर होती है, कि प्लान केयर होती है पेशेंट विद क्रॉनिक इंट्रैक्टेबल सिम्टम्स, स्पेशली दोज ऑफ द सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के जो क्रॉनिकली चलते हैं। और जो है फिर एक होता है फैक्टिशियस डिसऑर्डर, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं जस्ट कि मैंने आपको बताया सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में ना कॉन्शियस कंट्रोल में पेशेंट नहीं होता, लेकिन कॉन्शियस कंट्रोल करता है ना अगर, तो वो है फैक्टिशियस डिसऑर्डर। जैसे डेविडसन में एक एग्जांपल लिखी हुई है कि पेशेंट को बुखार नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, वो जो है थर्मोमीटर पकड़ेगा और दूसरों को शो करने के लिए कि मुझे बुखार है, वो क्या करेगा कि उसको थर्मोमीटर को जो है चाय के अंदर, गर्म चाय के अंदर जो है डिप करके
गर्म हो जाएगा, उसके ऊपर टेम्परेचर आ जाएगा तो दिखाएगा कि मुझे बुखार है, हालांकि उसको बुखार नहीं होगा। सो ये फॉल्सली जो एक पेशेंट करता है ना अपने साथ, कि होता उसको कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को सिक रोल प्ले करता है। तो इट इज़ अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर इन विच समवन एल्स डिसीव्स अदर बाय appearing sick, बाय पर्पसिवली गेटिंग सिक और बाय सेल्फ इंजरी, मतलब खुद को भी हार्म करेगा। इन लोगों को ना आप देखेंगे फैक्टिशियस डिसऑर्डर के, कि खुद को ना हार्म भी किया होता है, जगह जगह उनकी पट्टियाँ शट्टियाँ लगी होती हैं, कभी कहीं अपने आप को मारा होता है, कभी कहीं रखा होता है, और फिर सिक रोल प्ले करते हैं कि हम बीमार हैं ताकि दूसरों की टेंशन आए, दूसरा हमारा ख्याल रखें। तो ये जो है ना आ जाता है फैक्टिशियस डिसऑर्डर। इसमें एक सिंड्रोम होता है जिसको हम कहते हैं मंचौसन सिंड्रोम। इसमें भी यही चीज़ होती है कि पेशेंट अपने आप को जो है जो है ये फेनली जो है प्रेजेंट करता है। और अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है कि बार बार ना हॉस्पिटल जाएगा, एक डॉक्टर के पास जाएगा, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, इस तरह से मैं दिखा। पहले डॉक्टर ए के पास जाएगा, वहाँ से टेस्ट वगैरह करवा के वो लिख के देगा, टेस्ट सारे नेगेटिव आएंगे, डॉक्टर साहब कहेंगे जी आपके टेस्ट तो नेगेटिव है, आपको कोई मसला नहीं है। तो वो जो है ना डॉक्टर को बुरा भला कहेगा, इसने तो मेरी सही तरह एग्जामिनेशन नहीं की, इसने तो मेरे सही तरह टेस्ट परफॉर्म नहीं किया, निकम्मा डॉक्टर है। फिर डॉक्टर बी के पास जाएगा, डॉक्टर बी के पास भी उस तरह ही सारे अपनी मेडिकल हिस्ट्री एक्सप्लेन करेगा, कहेगा मुझे मुझे देखो मैं बीमार हूँ, ठीक है, टेंशन लेने के लिए। वो भी कहेगा नहीं आपको कोई मसला नहीं है, उसके पास से होके ना वापस दूसरे तीसरे डॉक्टर के पास चला जाएगा। तो ऐसे ना घूमता रहेगा, मल्टीपल डॉक्टर के पास जाएगा, मल्टीपल टेस्ट करवाता रहेगा, और जानबूझ के मतलब अपने आप को ना सिक प्ले करने के लिए, ताकि डॉक्टर मुझे लिख के दें कि मैं बीमार हूँ और मैं घर जाके बताऊँ कि हाँ हाँ मैं बीमार हूँ, मेरा ख्याल रखो। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ दैट। ये भी आप देख लें, ये देखें एवरीथिंग चेक्स आउट नॉर्मल, तुम्हें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो कहेगा नहीं मुझे चेस्ट पेन है, कोई मसला है, देखें सही तरह देखें। और ये है कि हाउ यू कैन एक्चुअली डू फॉर योर सेल्फ टू ट्रीट इट। लाइक इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी और डिप्रेशन, seek professional help as soon as possible, regularly engage in stress management and relaxation techniques. If you have a somatoform disorder, get access to early treatment to prevent the symptoms, and stay committed to your treatment plan to help prevent relapses or worsening of the symptoms. Risks and complications हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन है किसी को, लाइफ इवेंट्स कुछ ऐसे हुए थे लाइक बाप बहुत मारता था या हस्बैंड बहुत मारता था, हैविंग इनकाउंटर पास्ट ट्रॉमा उसको हुआ था, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था और फिज़िकली अब्यूज़ हुआ था, लिटरेसी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लो था, डिफ़िकल्टीज़ इन रिलेशनशिप्स है, चैलेंजेस एट द वर्क और एम्प्लॉयमेंट, heightened suicidal attitude related to depression. Symptoms और ट्रीटमेंट इसकी थोड़ी सी ये थी कि फ़िज़िकल सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर है, अगर न्यूरोलॉजिकल है तो कन्वर्जन है, और सिक रोल है तो फैक्टिशियस है, ये वॉलंटरीली होता है। और मेलिंगरिंग जो है ना ये अलग चीज़ होती है। फैक्टिशियस जो है इसको भी हम साइकोलॉजी थोड़ा डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा सा साइकोलॉजी रिलेटेड होता है, लेकिन मेलिंगरिंग जो है ना ये तो बिल्कुल ही फेक पर्सन। ठीक है, ये वाली भी देख लें चीज़ें। तो ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आपको क्या आंसर लगता है? अभी आपने सारी सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स पढ़ ली हैं, पेशेंट कह रहे कैंसर है मुझे, हम उसको बार बार रीअश्योर करते जा रहे हैं नहीं है, गैस्ट्रोस्कोपी भी करवा ली है, स्टिल ही सेज दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो रिपीटेड रीअश्योरेंस के बावजूद अगर पेशेंट ना माने तो दैट इज़, और कहे कि मैं मर जाऊँगा इस डिज़ीज़ की वजह से, दिस इज़ हाइपोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज़ 25 years old girl is admitted a night before the wedding, unable to talk, unable to see from both her eyes. कहती है ना मुझसे बोला जा रहा है ना मुझसे देखा जा रहा है, मैं तो अंधी हो गई हूँ। She is not communicating to her doctor in any way. Urgent ophthalmological examination is normal, कोई उसको मसला नहीं है, वो कह रही है मैं बीमार हूँ, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा। फिज़िकल एग्जामिनेशन भी ठीक है, MRI ऑफ ब्रेन हमने करवाया कि चलो देखते हैं कुछ अंदर दिमाग में मसला हो उसके, वो भी नॉर्मल है। सो व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, क्या लगता है आपको? कन्वर्जन डिसऑर्डर, मुझे तो लग रहा है कन्वर्जन डिसऑर्डर, आपको लग रहा है कन्वर्जन डिसऑर्डर है ना? उसको क्यों, कैसे? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, एक से ज़्यादा आ रहे हैं, अनेबल टू वॉक मोटर सिम्टम्स, अनेबल टू सी सेंसरी सिम्टम्स। ठीक है, तो इस तरह से एक या एक से ज़्यादा होंगे तो
ये हमारा होगा कन्वर्जन डिसऑर्डर। फिर वो कहते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, तो आपने बताने मेंटल सिम्टम्स हो सकते हैं जिसको हम डिसोसिएटिव कहते हैं, कन्वर्जन सिम्टम्स हो सकते हैं फिजिकल। डिसोसिएटिव जो मेंटल होते हैं, दिस इंक्लूड द एमनीजिया लाइक साइकोसिस, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। कन्वर्जन में वी हैव द ब्लाइंडनेस, एफोनिया, सेंसरी सिम्टम्स। मतलब उसमें ना आपने वो सारे सिम्टम्स लिखने हैं जो मैंने आपको बताए थे। मैं थोड़े से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको फ्रॉम द बुक कि सेंसरी सिम्टम्स में सिस्टम में भी आते हैं एनेस्थीसिया, पैरास्थीसिया, डिसोसिएटिव ब्लाइंडनेस। मोटर सिस्टम में भी आप गेट डिसऑर्डर, वीकनेस, टिक्स, ट्रेमर्स। सीजर सिस्टम में क्या होगा, सूडो सीजर्स आएंगे। मेमोरी में क्या ऑर्डर होगा, डिसोसिएटिव एमनीजिया होगा। और हाँ ये होगा, ये चीज़ें ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है गिव ब्रीफ अकाउंट्स ऑफ द सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर। सबसे पहले आप लिखेंगे इसका दूसरा नाम ब्रिक्वेट सिंड्रोम है, देन यू विल राइट सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर इज characterized by extreme focus on physical symptoms such as pain or fatigue that causes major emotional distress and problem functioning। और इसमें जो है सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर जो है इसमें यू विल राइट द like multiple medically unexplained physical symptoms affecting several body systems। फिर आप clinical features लिखेंगे, these are more common in women having long and complicated medical histories, multitude of negative investigations, unhelpful operations particularly hysterectomy and cholecystectomy। treatment फिर आप लिखेंगे there is no proven treatment but patient should have a single identified physician as the primary caretaker to ensure that unnecessary investigations and surgical procedures are avoided। So then is a hypochondrial disorder। Hypochondrial disorder आप लिख सकते हैं कि it is a condition which the person excessively and unduly worried about having a serious illness like patient is having strong fear or belief that one has a serious, often fatal disease such as cancer, and that fear persists despite appropriate medical reassurance। It can progress to reach the delusional intensity। और इसका डीडी में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आता है। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, सीबीटी होगी, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी एंड एंटी साइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स एंड ऑल दैट। देन इस द कन्वर्जन डिसऑर्डर्स पे आपने लिखना है नोट। मैनेजमेंट जब भी आएगी ना तो वो आपने एक तो टेबल ड्रॉ कर देना है जो हमने डेविडसन का देखा था, और मैनेजमेंट में आपने ना इस तरह लिखना है रीअश्योरेंस, एडवाइस, एक्सप्लेनेशन, काउंसलिंग, सीबीटी, एंटी डिप्रेसेंट्स। इस तरह से अगर आप लिखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। वो टेबल और नीचे से वो हेडिंग्स हैं। डेविडसन की अगर चीज़ें लिखते हैं तो उनको पता होगा कि बच्चे ने डेविडसन से पढ़ा हुआ है। साइकेट्री जो है ना डेविडसन पे लिखी हुई है अच्छी, ठीक है। अच्छा, अब ये हम कर रहे थे कि कन्वर्जन जो है इस ऑर्डर पे आपने नोट लिखना है। तो सबसे पहले यू विल राइट दैट इट इज़ अ मेंटल कंडीशन, द पर्सन हैज़ ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस और द नर्वस सिस्टम सिम्टम दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय मेडिकल इवैल्यूएशन, लाइक वन से ज़्यादा लॉस और डिस्टॉर्शन ऑफ मोर देन वन न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस दैट इज़ नॉट फुली एक्सप्लेन बाय ऑर्गेनिक डिजीज और मेडिकल कंडीशंस। एंड इट इज़ एसोसिएटेड etiology आप लिख देंगे कि रीसेंट स्ट्रेस एंड एडवर्स चाइल्डहुड, फिजिकल एंड सेक्शुअल अब्यूज़, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स आप लिख के उसके बाद लिखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सेंसरी सिस्टम, मोटर सिस्टम, सीजर सिस्टम, मेमोरी, इस तरह से आप लिखेंगे। और फिर आपने लिखना है कि इसके ना डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज होते हैं कि उसको कोई पहले से कोई फिज़िकल डिसऑर्डर जो है वो नहीं होता, और उसकी लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल इवेंट्स आए होते हैं, ठीक है। और फिर आ जाता है कि तो आपने उसका वो लिख लिया ना कि रिस्क फैक्टर्स क्या है, होता क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, वो सारे लिख के उसके बाद आपने ट्रीटमेंट लिखना है। ट्रीटमेंट में अगेन वही वाला आपने टेबल ड्रॉ कर देना है। उसके बाद आपने लिखना है फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, फैमिली थेरेपी, वो सब कुछ आपने लिख के उसके बाद फार्माकोलॉजिकल थेरेपी कर देनी है। इसमें आप जो है वो हिप्नोसिस और सेल्फ हिप्नोसिस भी लिख सकते हो, उससे आपकी रिडक्शन जो है ना सिम्टम्स में आ सकती है। सो इस तरह से यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आपने हेडिंग्स बना के जब भी आपको ब्रीफ अकाउंट आएगा ना तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके रिस्क फैक्टर्स लिखने हैं, सिम्टम्स लिखने हैं और उसका ट्रीटमेंट लिख देना है। इस तरह से यू विल अटेम्प्ट, तो मतलब अच्छा हो जाएगा। Then is 54 years old a man presents with mix of physical symptoms that have been present for the last 9 years, ठीक है। मिक्स ऑफ सिम्टम्स हैं। न्यूमरस इन्वेस्टिगेशंस एंड रिव्यू बाय नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट हैव इंडिकेटेड नो ऑर्गेनिक बेसिस फॉर सिम्टम्स। तो क्या होता है जब बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ जाएं तो क्या कहते हैं उसको,
दिस सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर विच इज़ ऑल्सो नॉन एज ब्रिक्वेट सिंड्रोम। मैनेजमेंट सेम है, डिविजन का टेबल और नीचे हेडिंग्स बना के रीअश्योरेंस, एडवाइस और काउंसलिंग और ये सब कुछ आपने किया। एक्सप्लेनेशन, CBT, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक्स, इस तरह से, ठीक है। हिप्नोसिस, ओके। उसके बाद आता है 35 years old lady presents with irritability, loss of appetite, itches and pain. She gives history of interferon injections for HCV infection with sustained biological response 1 year back. लिवर फंक्शन जो है उसके नॉर्मल है, ठीक है। पेशेंट कह रही है जी मुझे ना भूख नहीं लगती और दर्दें होती रहती हैं, पेन होती रहती है, डिबिलिटी होती है। तो हमने जी उसको जो है ना, वो बता रही है कि मैंने ना HCV के इंजेक्शन लगवाए हुए हैं बहुत ज़्यादा, हेपेटाइटिस C के, लेकिन हमने लिवर फंक्शन टेस्ट करवाए तो वो बिल्कुल नॉर्मल थे। इसका वैसे जो बन रहा है ना डायग्नोसिस, वो है इंटरफेरॉन का साइड इफ़ेक्ट है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। और मतलब डिफरेंट बुक से पता चला है, लेकिन इंटरफेरॉन इंड्यूस्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन इसका आंसर है। लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है ना कि आप इसको मतलब क्या लेबल करें, जैसे ये वाला इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आप जो है ना इसको सिंपली करें सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, ठीक है। तो और फिर आगे लिखते हैं कि इंटरफेरॉन साइड इफ़ेक्ट, ठीक हो गया। अब इसका क्वेश्चन एयर जो है ना, इसका मैं आपको बता देती हूँ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, मतलब ये जो अभी हम करने लगे हैं। 30 years old मैरिड लेडी आपके पास आ रही है, फीलिंग ऑफ फटीग, वीकनेस, डिफिकल्टी इन स्लीप एंड मल्टीपल कंप्लेंट्स इंक्लूडिंग नियरली ऑल सिम्टम्स ऑफ बॉडी फॉर सेवरल ईयर्स। ये बहुत पूरी बॉडी में दर्द है बहुत सालों से। फिजिकल एंड सिस्टमिक एग्जामिनेशन नॉर्मल, लैब्स एंड रेडियोलॉजिकल टेस्ट भी सारे नॉर्मल है। दिस विल बी सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर। एक्चुअली कॉन्सेप्ट फर्दर क्वेश्चंस करेंगे टू कंफर्म द डायग्नोसिस, और वो हम देख लेंगे। आउटलाइन द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज सबकी सेम है। अब मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ जो आप एक होता है और आप उसमें हिस्ट्री क्वेश्चंस होते हैं, और ये दोनों में आप लिख सकते हो, ठीक है। सो ये वाला आपका क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द पास्ट 4 weeks हाउ मच हैव यू बॉदर्ड अबाउट एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, आपने बता देना है 1 महीने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम। स्टमक पेन हुई है वो आपने पूछ लेना है, मतलब आपको उसने तंग किया, कितना तंग किया, थोड़ा सा तंग किया, ज़्यादा तंग किया। बैक पेन हुई, तंग किया, कितना किया। आर्म्स में, लेग्स में, जॉइंट्स में पेन हुई। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, दूसरे प्रॉब्लम्स पीरियड्स के दौरान हुए। पेन और प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स हुए, हेडेक्स हुए, और चेस्ट पेन, डिजीनेस, फेंटिंग स्पेल्स, feeling your heart pound or race, shortness of breath, constipation, loose bowels, diarrhea, nausea, gas और indigestion। फिर वो कहते हैं कि फीलिंग टायर्ड और हैविंग लो एनर्जी, ट्रबल स्लीपिंग, ठीक है। इनके बारे में आपने कर लिया। फिर आपने स्कोरिंग करनी होती है। इफ़ अ पेशेंट रिपोर्ट्स बीइंग बॉदर्ड अ लॉट बाय एटलीस्ट 3 ऑफ द सिम्टम्स, के 3 सिम्टम्स जो हैं एटलीस्ट, पेशेंट कह रहा है कि बॉदर्ड अ लॉट विदाउट एन एडिक्वेट मेडिकल एक्सप्लेनेशन, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर शुड बी कंसिडर्ड। और फिर यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि फिर 5, 10, 15 जो हमारे स्कोर्स होते हैं, ये हमारे बताते हैं लो, मीडियम और हाई सोमैटो, मतलब उसकी स्वेरिटी बताते हैं 5, 10 और 15। अदरवाइज़ अगर 3 दफ़ा बॉदर लॉट आ जाता है ना, इसका मतलब उसको सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है। तो ये क्वेश्चंस आपने थोड़े पूछने होते हैं। ऊपर से शुरू कर सकते हैं, नीचे से कर सकते हैं, लेकिन ये है कि